गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। तो चलो बढ़िया है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे मेन पार्ट कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चनर डिस्कशन का। क्वेश्चनर डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड जो लोग सोच रहे हैं इसे कि ये ऑप्शन है, तो ये कोई एंगल से आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेम कैसे चेंज करें? ऑनलाइन में नेम चेंजिंग ऑप्शन चेंज हमने बंद कर दिया है। अब आपका जो भी नाम है वो कंपलसरी वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो डाला था वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कैपिटल बजटिंग का ये रहा। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखिए एक बार। लॉकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड मशीन विद द न्यू ऑटोमेटिक मशीन। ऑडियो क्लियर है क्या? सबको आवाज क्लियर आ रही है क्या? ग्रेट। नाउ दे आर सेइंग two models machine A and B are available at the same cost of rupees 5 lakh each. Salvage value, ध्यान दे इधर, क्वेश्चन पढ़ना चालू हो गया, ध्यान दो अभी। Salvage value of the old machine is rupees 1 lakh. Utility of the existing machine can be used if the company purchases the machine A. If company purchases A, तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट था। अगर A परचेस करेंगे तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग मशीन के यूटिलिटीज यूज होंगे। और आगे बोला है कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेस्ड इन दैट केस आर ओनली रुपीज 1 lakh. If company purchases B, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing how much? 2 lakhs. The salvage value of the old utilities will be 1.5 lakhs, मतलब 20,000. तो कैन वी से 2 lakhs में से 2 lakhs तो हमको लगने वाले, बट 20,000 हमको मिल भी जाएंगे ओल्ड यूटिलिटीज बेचने पर। तो 1,80,000 रुपीज का अपने को यूटिलिटी का खर्चा होगा। आपका 1,80,000 का यूटिलिटी पर होने वाला है खर्चा। फिर समझा क्या ऑल ऑफ यू? नाउ दे आर सेइंग द अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी। अब ये देखो इंस्टीट्यूट कितना अजीब होता है, ये बोलता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू बी, तो आप क्या समझोगे? वो ईएटी है। बट फिर यहां पर वर्डिंग क्या दिया हुआ है? कैश फ्लो। क्या वर्डिंग दिया हुआ है? कैश फ्लो। समझ में आया? तो भाई कैश फ्लो माने या ईएटी माने? कैश फ्लो मानना पड़ता है। याद है अपने रेगुलर बैच में भी एक क्वेश्चन था ऐसा, रेगुलर नोट्स में भी। नाउ दे आर सेइंग ईयर 1 2 3 4 5, और आपके पास ईयर 1 2 3 4 5 का मशीन ए मशीन बी का इंट्रीम के कैश फ्लोज दिए, और लास्ट में सैल्वेज वैल्यू भी दिया हुआ है। 15% से आपको फैक्टर भी मेंशन किया हुआ है। एवरीवन समझ में आ रही है क्या बातें? नाउ दे आर सेइंग द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%. You are required to compute for the two machines separately NPV, discounted payback period, desirability factor. तीन चीजें पूछी आपको। What is desirability factor? Very good, PI बोलते हैं इसे। State which of the machine is to be selected. तो ईयर 0 का जरा कैलकुलेशन बताना मुझे। ईयर 0 में क्या होगा दोस्तों? आपका नया मशीन का कॉस्ट 5 लाख रहेगा, प्लस यूटिलिटी का कॉस्ट ए के केस में 1 लाख रहेगा, बट बी के केस में 1,80,000 रहेगा। आर यू विथ मी? कैसे 180 आएगा? 2 लाख का आउटफ्लो और 20,000 का इनफ्लो, नेट आउटफ्लो 1,80,000। तो ये 5 लाख के अलावा रहता है दोस्तों। सो आप देख सकते हो 5 लाख एंड 5,80,000 कैसे आया? सैल्वेज वैल्यू लेस कर आया। आपका एग्जिस्टिंग मशीन का सैल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो वो तो दोनों केस में मिलने वाला है अपने को। तो सैल्वेज वैल्यू लेस कर मेरा नेट आउटफ्लो इधर 5 लाख आएगा और उधर 5,80,000 आएगा। ब्रेकअप भी देख लो, 5 लाख प्लस यूटिलिटी 1 लाख और सैल्वेज वैल्यू 1 लाख इनफ्लो। यहाँ पर 5 लाख, यूटिलिटी का 2 लाख, और आपका सैल्वेज वैल्यू ऑफ यूटिलिटी का 20,000 लेस हुआ है, और मशीन का सैल्वेज वैल्यू 1 लाख लेस हुआ है। आर यू जेपिंग? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? तो ये आपका कौन से ईयर का आउटफ्लो हो गया? 0 ईयर का आउटफ्लो हो गया।
अब इंटरिम के केस में दोस्तों आपके जो भी कैश फ्लोज दिए थे वो आपने यहां पर रख दिए, इधर भी रख दिए, और आउटफ्लो जो 5 लाख बोला था और 5,80,000 बोला था वो ले लिया। अब टर्मिनल के केस में आपको क्या देखना है, आपका सैलवेज वैल्यू यहां पर 50,000 है और यहां पर 60,000 है, करेक्ट? तो वो दोनों भी यहां पर रख दिया आपने, 50 और 60। बस एनपीवी निकाल लिया। आपका एनपीवी कितना आता है? 42,580, 18,140। एज पर एनपीवी मेथड दोनों सिलेक्ट करना चाहिए, बट दोनों में से अगर कोई भी एक बोला तो ऑब्वियसली हम मशीन ए को सिलेक्ट करना चाहिए, करेक्ट है? अब पेबैक पीरियड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम सेम कैलकुलेशन पेबैक के लिए भी यूज कर सकते हैं, और पेबैक के केस में आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है? 5 लाख का है। 5 लाख का वैल्यू इन दो वैल्यू के बीच में रिकवर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 4 और 5 के बीच आपका वैल्यू है। अच्छा, 5th ईयर में आपने सैलवेज वैल्यू इंक्लूड किया क्या? ऑब्वियसली करना चाहिए, करेंगे ना? तो ऐसे केस में हम बोलेंगे लास्ट ईयर तक रिकवरी हुई है 433,240। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 5 लाख। लो कैलसी पे 5 लाख माइनस 433,420 240 66,000 दिख रहा है आपको ये दोनों का डिफरेंस? ये सब 4 इयर्स प्लस चल रहा है। 4 इयर्स प्लस कितना रिकवरी करना बाकी है? 66,760 रिकवर करना बाकी है। अब इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? अगले साल का कैश फ्लो 1,09,340 ऑल ऑफ यू। तो देख लो डिनोमिनेटर में ये डाल दिया और आपका आंसर आता है 4.61 इयर्स एवरीबॉडी। एंड सेम लाइक दिस आपने कंपनी एक मशीन बी का भी किया, इन दो वैल्यूज के बीच आपको दिख रहा है, तो उसका जो है वो कैश पेबैक पे डिस्काउंटेड वाला 3 और 4 के बीच है, तो उधर आएगा। नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, उसका इन्वेस्टमेंट 5,80,000 है, तो इन दो वैल्यू के बीच ही रिकवरी है। तो फिर यहां तक रिकवरी हो चुकी है, 580 में से वो माइनस कर दो और 31,560 येट टू बी रिकवर्ड है, और इन्वेस्टमेंट रिकवरी लास्ट ईयर में आपका 49,700 है, तो 0.63 4.63, तो 4.63 के हिसाब से मशीन ए या बी? ए सिलेक्ट हो जाएगा एवरीवन, बिकॉज इट हैज लेसर discounted payback period, my dear friends. And last case desirability factor NPV plus initial investment upon initial investment कर सकते हो। आपका आंसर 1.08 और 1.03 आता है। फिर से मशीन ए ही सिलेक्ट हो गया, तो तीनों केसेस में हम क्या बोल रहे हैं? मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड। क्या बोल रहे हो? सही बात? एनी डाउट? कोई शक? कितने लोगों ने सॉल्व किया और करेक्ट आया था घर पर पहली बार में? वेरी गुड, ब्रिलियंट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Hind Liver Company is considering a new product line to supplement its range of product. It is anticipated that the new product line will involve cash investment of 7 lakh at time 0, मतलब year 0, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 7 लाख। सही है क्या? आफ्टर टैक्स, सॉरी आगे लिखा है एंड ₹10 लाख इन ईयर 1, तो 2 आउटफ्लो आपके। फिर उन्होंने बोला आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2, 3 लाख इन ईयर 3, 350 in year 4 and ₹4 lakh each thereafter through year 10। मतलब क्या हुआ? 2, 3, 4, 5 to 10। अंडरस्टूड? ये तरीके से आपके कैश फ्लोज आएंगे। और फिर इन्होंने बोला है although the product line might be viable after year 10 but company prefers to be conservative and end all calculations at that time। मतलब हो सकता है कि उसके बाद कैश फ्लोज आए, हो सकता है कि उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट चले, बट हम बोल रहे हैं कंजर्वेटिवली 10 साल का ही लाइफ रहेगा। समझे? कंजर्वेटिवली क्यों बोल रहे हैं? समझा क्या? क्योंकि 10 के आगे अगर लाइफ पकड़ा तो ऑब्वियसली कैश फ्लोज आएंगे, कैश फ्लोज आएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जेब रहा है कुछ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सपोज सामने हमको एक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, तो
आपको मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ी है वो, तो कितने साल आपका प्रोजेक्ट का लाइफ रहेगा? बहुत हो गया 5-7 साल। उसके बाद क्या होगा सर? ईवी जब सब आ जाएंगे ना, आप भी ऑलरेडी ईवी है, बट ईवी में बहुत से प्रॉब्लम्स है। चलते चलते गाड़ी में फायर है ना, पुष्पा, गाड़ी पुष्पा बन जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सब इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब ये सब प्रॉब्लम्स से दूर होने के लिए टाइम लगेगा। मे भी शायद 5 साल 7 साल में ऐसा होगा कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां शायद ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है इसका लाइफ आप कितने साल लोगे? 10-15 साल? नहीं, कंजर्वेटिवली आप क्या बोलोगे? 5 साल। और अगर ज्यादा चल गया तो बहुत बढ़िया है। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ऑप्टिममली देखते हो या आप कंजर्वेटिवली देखते हो? कंजर्वेटिवली देखना चाहिए। क्यों सर, उससे क्या होगा? बुरे से बुरा जो हो रहा है वो देख रहे हो तुम, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता ना फिर तो, समझा? बुरे से बुरा सिचुएशन देखकर भी अगर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट तो स्टार्ट होना ही चाहिए फिर। क्या समझ में आ रही है? Now they are saying, although the product line might be viable after 5 years, but after 4 years, after 10 years, but company बोल रही है 10 साल तक ही calculations समझ में आएंगे। Now they are saying the company prefers to be conservative and end all calculations, मतलब 10 साल तक की लाइफ ले लो। If the required rate of return is 15%, ये आपका discounting factor है। Compute the NPV of the project, is it acceptable? Analyze what would be the case if the required rate of return were 10%. पहले कितना था? 15, अब कितना है? 10. Now they are saying calculate the IRR. भाई साहब अगर ऐसा बोले तो हिंट लग जाती है कि 15 पे नेगेटिव आने वाला है और 10 पे पॉजिटिव आने वाला है और नीचे IRR ढूंढना है। ठीक है, कंप्यूट द प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड, ये तो एकदम आसान है। तो कैन वी से कि इजीली आ गया ये, जैसे हमने डिस्कस किया था 5 से 10। तो ये सर ये फैक्टर कैसे निकला सर? एन्युटी फैक्टर PVAF। इसमें क्या किया? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू 4 बार विदाउट M प्लस, और फिर 5वें साल से M प्लस शुरू, इज इक्वल टू M प्लस 10वें साल तक, एंड 10th ईयर में मेमोरी रिकॉल। क्या GT से चल सकता है? नहीं, GT से करना अगर होगा, कसम ही खाए होंगे घर से निकलते वक्त कि GT यूज करेंगे, तो उस केस में 10वें साल का GT आने के बाद पहले 5 साल के 4 साल के फिगर माइनस करने पड़ेंगे आपको। तो उस टाइम पे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी कि GT भी यूज कर लिया अपन ने और M प्लस यूज नहीं किया। तो आपका NPV आता है निगेटिव, आप बोलोगे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट? आप डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज कर लिया, आप पॉजिटिव, और आप बोलोगे प्रोजेक्ट अब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट रेट बना दो 10%, एंड रेट बना दो 15%। ये आपका बन जाएगा सरप्लस, ये आपका बन जाएगा डेफिसिट, ये आपका बन जाएगा स्टार्ट रेट, और 15% बन जाएगा आपका एंड रेट। डिफरेंस इन रेट बन जाएगा 5 एवरीबॉडी। और फाइनली आपका पेबैक IRR जो है वो 13.40 आंसर आता है। आया? कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड। और पेबैक पीरियड के लिए क्या किया आपने? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो रेडी किया, टेबल रेडी किया रहेगा आपने, इनके जैसे सॉल्व नहीं करते अपन, ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, बराबर? तो मैं क्वेश्चन के बाजू में यहां पर सॉल्व कर सकता हूं आपके लिए। ये कैश फ्लो है ना, इसी को देखकर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बना सकते हैं। आपका सेकेंड ईयर से कैश फ्लो शुरू होगा 2.5 का, फिर आएगा 5.5 का, फिर आएगा 9 लाख का, और फिर आएगा 13 लाख का। आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है? कितने का? 17 लाख का है। फिर तो ये 13 आ गया, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि 5th ईयर है ये, तो 6th ईयर का आएगा आपका और 4 लाख, मतलब 17 लाख। और इन्वेस्टमेंट कितने का है? 17 लाख का है। डॉट इधर रिकवर हो रहा है, तो 6th ईयर। ऑल ऑफ यू, आपका पेबैक पीरियड कितना आ गया? 6 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Elite cooker company is evaluating 3 investment situations. Produce a new line of aluminum skillets, expand its existing cooker line to include several new sizes, and number 3, develop a new higher quality line of cookers. Can we say 1, 2 or 3?
ज्यादा तो समझा नहीं अपने को, 1 2 और 3 समझा, ठीक है। If only the project in question is undertaken, the expected NPVs and the amount of investment required are as follows. NPV नहीं है वो, प्रेजेंट वैल्यू है। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है। समझा कुछ डिफरेंस? व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू? जितना भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो मिल रहा है उसका आज का वैल्यू है वो। तो कैन वी से अगर ये दोनों के कॉलम का डिफरेंस ले ले तो एनपीवी आ सकता है, हाँ या ना? कैसे सर? ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये उसका फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है। समझा कि नहीं? If project 1 and 2 are jointly undertaken, 1 and 2 jointly undertaken मतलब दोनों भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो obviously they are saying that there will be no economies, कोई फायदा नहीं होगा। Investment required and the present value will be simply the sum of the parts, मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना रहेगा 3.15 और प्रेजेंट वैल्यू कितना रहेगा 4.75 lakhs, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझा कि नहीं? नहीं समझा होगा अभी तक। दोनों का टोटल लिया, सम ऑफ दी पार्ट्स, कोई फायदा नहीं होगा बोला ना उन्होंने आपको, तो इसलिए बस दोनों का इन्वेस्टमेंट का भी टोटल ले लिया और प्रेजेंट वैल्यू का भी टोटल ले लिया। बट वो बोल रहे आगे अगर आप 1 और 3 लेते हो साथ में, तो भाई 1 और 3 अगर साथ में प्रोजेक्ट लेंगे तो क्या होगा 1 and 3। तो ये बोल रहे इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो ए और 3 में एक कॉमन मशीन है, तो उसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन मशीन है तो हम दो थोड़ा ना कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा, वो प्रोजेक्ट के लिए भी यूज हो रहा, तो सेम मशीन बाय करो एक ही बार, और उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बच जाएगा ना। तो ये लोग बोल रहे हैं उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन दैट केस विल बी 1 + 3 का 4,40,000। अदरवाइज कितना होता था 2 लाख प्लस 2,70,000, 4,70,000 होता था। तो ये लोग बोल रहे हैं 470 मत लो भाई, कितना लो 4,40,000 ले लो। बट कहीं पर भी इनफ्लो के बारे में कुछ जानकारी दिया नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के बारे में। अब क्या करेंगे, बस 280 290 और 4 लाख का एडिशन कर लेंगे 6.90 lakhs, और इन दोनों का आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू उन्होंने बोला है 4.40 lakhs। कुछ झेप रहा है क्या? बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? तो इन्वेस्टमेंट कितने का है 4.4 लाख का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है जितना दिया उन दोनों का टोटल। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने उसमें कोई सेविंग्स नहीं बोला आपको। अब पढ़ो लास्ट कॉम्बिनेशन, इफ प्रोजेक्ट्स 2 and 3 आर अंडरटेकन, 2 and 3 लिया अगर, तो ये लोग बोल रहे हैं देयर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का लेंगे 2 और 3 का टोटल लेंगे, 2 और 3 का टोटल 3.85 lakhs होता है। कितना होता है 3.85 lakhs होता है दोनों का टोटल। और इन्होंने बोला कि मार्केटिंग में और प्रोड्यूसिंग में फायदा होगा, इसलिए ये लोग बोल रहे थे एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो फॉर 2 and 3 इज 6,20,000। अदरवाइज कितना होता था 1,85,000 प्लस 4 लाख इज 5,85,000। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ अगर प्रोजेक्ट को लेंगे तो हमारा मार्केटिंग का कुछ कॉमन खर्चा रह सकता है जो बच जाएगा, कुछ प्रोड्यूसिंग का कॉमन खर्चा है जो वापस से बच जाएगा, आपके इंटरिम के कैश फ्लो बढ़ जाएंगे। कितने बन जाएंगे, कितना 6.20 lakhs। समझ में आया? तो ब्लैक कलर जो है वो 1 and 2 है, रेड कलर जो है वो 1 and 3 है, और पर्पल कलर जो है वो 2 and 3 है। आपको समझ रहा है? चलो आगे, इफ ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली, मतलब 1 2 और 3 तीनों भी ले लिया अगर, तो ऐसे केस में ये लोग बोल रहे हैं कि द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। मतलब जो बेनिफिट्स थे ऊपर लिखे हुए वो अभी भी रहेंगे। मतलब क्या होगा सर, मतलब जो तेरा इन्वेस्टमेंट एक जगह कम गिर रहा था ना, कम लग रहा था 1 and 3 में 440, तो 1 and 3 लो कैलसी,
1 एंड 3 का इन्वेस्टमेंट लोगे आप 440, कौन सा प्रोजेक्ट बचा? 2 बचा, 2 का इन्वेस्टमेंट ले लो 1.15, कितना बना? 5,50,000। ये तुम्हारा क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, ध्यान दो, जो लोग लॉस्ट इन ट्रांजिट है वो लोग ध्यान दो, यहां पर 1, 2 एंड 3 है, मगर ये लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स जो भी है वो अगर तीनों लेंगे तो वो होल्ड करेंगी, मतलब जो फायदे इधर हो रहे थे इन्वेस्टमेंट और वो जो फायदे उधर हो रहे थे मार्केटिंग वगैरह के, वो सब मिलेंगे आपको। तो ऐसे केस में आपका इन्वेस्टमेंट यहां पर 1 एंड 3 का कितना था? 4.4 लाख, लो कैसे पे 4.4 प्लस 2 का इन्वेस्टमेंट ऐड करो 1.15। फिलहाल के लिए समझा? फिलहाल के लिए समझा क्या बोला? ठीक है। अभी आगे ये लोग बोल रहे हैं, अच्छा इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा उस केस में? अब आप बोलोगे सर 1 एंड 3 का ऐड करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे 2 का, ऐसा होता है क्या? मुझे एक बात बोलो, 1, 2 और 3 अपन ने ले लिया, तो जिसमें फायदा था 2 एंड 3 में फायदा था क्या? हाँ, तो पहले वो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक मार्केटिंग का कॉस्ट जो बचना चाहिए था 2 एंड 3 में, वो तो वैसे भी बचेगा ना। सर मगर ऐसे कैसे सर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आप 1 और 3 देख रहे हो और अभी आप 2 और 3 देख रहे हो, क्योंकि मैं 1, 2 और 3 तीनों स्टार्ट कर रहा हूं भाई, तो जो फायदे जहां मिलेंगे वो मुझे दोनों में मिलेंगे, भले वो इन्वेस्टमेंट में हो या ड्यूरिंग द लाइफ हो। समझा कि नहीं? मतलब इन शॉर्ट मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, ये सपोज आपका एक फैक्ट्री है, ये 1 है, ये 2 है, वो 3 है। अब आप बोलो ये तीनों भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट में जो कॉमन मशीन है इन दोनों के बीच में वो भी फायदा हो रहा है मुझे, और इन दो के बीच में जो मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट बच रहा है वो भी फायदा है मुझे। तो इधर मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगा वो फायदे की वजह से, और इधर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, तो क्यों नहीं लूंगा मैं उसको? सर इधर तो मगर 1 और 3 ऐड किया फिर 2 लिया तो क्या हुआ? 1, 2 और 3 में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूं साथ में मेरे, अल्टीमेटली 1, 2 और 3 तीनों भी लिया जा रहा है ना। समझा? तो ऐसे केस में आपका 2 और 3 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना था? 6,20,000, लो कैलसी पे 6,20,000, 2 और 3 का था वो, उसमें आप ऐड कर लो 1, 2,90,000, 9,10,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था 1, 2 और 3 में? 5,55,000 का, और इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 9,10,000। फिलहाल के लिए समझा क्या? अब आगे पढ़ते। If all the 3 projects are undertaken simultaneously, economics noted will still hold good. However, क्या बोल रहे हैं लोग? 1,25,000 का एक्सटेंशन करना पड़ेगा प्लांट में, as the space is not available for all 3 projects. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा 1.25 लाख से बन जाएगा 6,80,000 का। झेपा क्या all of you? Now they are saying compute NPV of the project and state which projects should be chosen. अरे बोलो दोस्तों, 1 एंड 3 देखो, सिर्फ 1 लेंगे, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एनपीवी। मैंने बोला ना आपको 2 कॉलम दिया है, लास्ट डिफरेंस ले लोगे तो एनपीवी आएगा। सर एनपीवी क्यों आ रहा है सर? बिकॉज ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, तो दोनों का डिफरेंस एनपीवी तो होता है। ये 2 का एनपीवी आ गया 70,000, ये सिर्फ 3 का एनपीवी आ गया 130। ये 1 एंड 2 लेंगे तो इन्वेस्टमेंट में भी कोई फायदा नहीं है और इंट्रीम में भी कोई फायदा नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस 160 आएगा। 1 एंड 2 में वही था ना। हाँ, तो फिर ऐसे क्या देख रहे हो? अब 1 एंड 3 जो था वो रेड कलर से मार्क किया था अपन ने, तो 1 एंड 3 में आपका इन्वेस्टमेंट में फायदा है, देख लो ऊपर हमने 440 लिखा था, मगर इधर कोई फायदा नहीं है तो आपका एनपीवी आया, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर 2 एंड 3 लेंगे तो इन्वेस्टमेंट में तो कोई फायदा नहीं है, मगर दोस्तों 620 ये फायदा आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका एनपीवी जो है वो ये आता है। और लास्टली अगर तीनों लेंगे तो अपन ने जो ऊपर वर्किंग किया ना 680 वाला, ये वर्किंग कर कर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा 680। क्या किया सर इसमें? 1 एंड 3 लिया पहले और उसमें 2 का इन्वेस्टमेंट ऐड किया और उसमें 1.25 का स्पेस का इन्वेस्टमेंट ऐड किया। समझा?
तो आपका 680 का इन्वेस्टमेंट हो गया, जबकि आपका इनफ्लो है 910 का। 910 कैसे आया सर? आपने 2 और 3 का इनफ्लो लिया, उसमें 1 का इनफ्लो ऐड कर दिया। अब आपका एनपीवी आता है 2,30,000। तो इनमें सबसे ज्यादा एनपीवी किसका है? 1 और 2 या 1 और 3? 1 और 3, 1 और 3 में ये इन्वेस्टमेंट है, और ये आपका इनफ्लो है, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी है 2,50,000। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4। सर 1 और 3 का नहीं समझा बेटा, हरेश फिर से सुन ले भाई। अभी इससे बेटर क्या समझा अभी तेरे को? लेट एंट्री मारा ना? हाँ हरेश, क्लास में लेट एंट्री मारे हो? जल्दी जल्दी बोलो, आंसर भी लेट दे रहा है। अच्छा ऋषभ चोपड़ा, बोल ऋषभ, क्लास में एंट्री लेट मारा है जल्दी मारा है? टाइम पे एंट्री मारा है क्या? यूजुअली रोज 5 मिनट लेट ही आता है वैसे भी तू। एक काम करो, आज मुझे लेक्चर के बाद याद दिलाओ, कैपिटल बजटिंग के नोट्स शेयर करने भाई, ठीक है? यहाँ पर लोग 1-2 बार कमेंट कर चुके, ज्यादा कमेंट करेंगे तो सर्विस कॉस्टिंग जैसे हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सेलो लिमिटेड is considering buying a new machine which would be having useful life of 5 years, a cost of rupees 1,25,000 and scrap value of 30,000, with 80% of the cost being payable at the start of project। कितना बनता है वो अमाउंट? 1 लाख। 80,000 कब होगा? 0 ईयर में। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कब? ईयर 0। एंड बचा हुआ 20% मतलब 25,000 विल बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सही है क्या? The machine will produce 50,000 units per annum of new product with an estimated selling price of 3 rupees per unit. Direct cost will be 1.75 per unit. Annual fixed cost including depreciation on straight line will be 40,000 per annum. In the first and second year, special promotion expenditure not included in above cost will be incurred, amounting to 10,000 and 15,000 respectively. तो उसको अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बोला है, बट कहीं पर भी टैक्स का रेट नहीं दिया है। क्या करेंगे? इग्नोर टैक्स, तो इग्नोर डेप्रिसिएशन। समझा? तो फिर ऐसे केस में डायरेक्टली सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट कर दो, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। सही है कि नहीं? लो कैसी 3 रुपीज माइनस 1.75 करो, 1.25 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स करो 50,000, 62,000 डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन आएगा। एवरी ईयर सेम, एवरी ईयर फिक्स कॉस्ट भी सेम। तो आपका एनुअल कॉस्ट जो एवरी ईयर सेम रहता था, अगर ये एडवर्स नहीं होते थे, मतलब क्या नहीं होते थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं होते थे। तो सही है कि चंद्रा? तो इसको ऐसे सॉल्व करने से अच्छा व्हाट आई से, इसको इग्नोर करो, सुनो अच्छे से, इसको इग्नोर करो। आपका 0 ईयर का आउटफ्लो ऑब्वियसली 1 लाख लो, और ये 2 ईयर का जो है वो 41,500 ही ले लो, 41,500 ही ले लो। क्या है वो? इनफ्लो है ना एवरीवन? अब सॉल्व करते वक्त एनपीवी स्टेटमेंट ऐसा भी तो बन सकता था दोस्तों, इनका 0, 1 to 5 एंड
एक मिनट रुको 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 रुको, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बस ये आपका आंसर होता था। 0 के सामने आप लिखते थे 1 लाख, 25,000 नीचे लिखते थे 1 के सामने, और 1 to 5 years के सामने आप लिखते थे 41,500, और 2 and 3 के सामने आप लिखते थे 10,000 का आउटफ्लो एंड 15,000 का आउटफ्लो। इससे भी आंसर सेम आता है। 5th ईयर क्या है? स्क्रैप वैल्यू है क्या? टर्मिनल वैल्यू है? कोई बात नहीं। तो फिर यहां पर एक और 3 ऐड होता था और इनफ्लो आता था 30,000 का। 5 ले लो, समझे एवरीवन? तो अगर ऐसा कर दोगे तो ये एन्युटी बन जाएगा ना 1 से 5 वाला। तो आपका जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है वो सेकंड और थर्ड ईयर का अलग से दिखाएंगे हम इस तरीके से। तो उससे क्या होगा सर, ये भी तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। इससे ना मेरा ये वर्किंग जो है वो विदाउट ये बनकर डायरेक्टली कैश फ्लो आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर का अच्छा, थर्ड और सेकंड और थर्ड में नहीं है, ठीक है ठीक है, 1 और 2 में ले लो। अब ठीक है, अब करेक्ट है। तो फिर जब भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होते हैं ना, सिर्फ सेकंड ईयर में, सिर्फ थर्ड ईयर में, उसकी वजह से मेन वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं करने का, मेन वर्किंग विल रिमेन सेम। तो इससे क्या होगा मालूम है क्या? मेरा इतना बड़ा फॉर्मेट पूरा का पूरा कट होगा और सीधा सीधा मैं बोलूंगा पर्टिकुलर्स रुपीस। क्या बोलूंगा? पर्टिकुलर्स रुपीस। एंड सीधा स्टार्ट होगा कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट और डायरेक्ट आंसर आएगा। समझा कि नहीं? कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर कितना लोगे? 62,500। फिक्स कॉस्ट एवरी ईयर 21,000 एंड देयरफॉर सीएफएटी एवरी ईयर 41,500। ये मेरा 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन आने के बाद डायरेक्ट ये टेबल रेडी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये एनपीवी स्टेटमेंट डायरेक्ट बनता था ना फिर, ईयर और कैश फ्लो, और आगे 2 कॉलम बनते थे आपके। कौन से 2 कॉलम बनते थे? डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डीसीएफ। समझ में आ रहा है कुछ? तो उससे मेरा शॉर्टकट तरीके से एकदम आंसर आएगा ना। बोलिए, इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है? तो कभी भी मैंने क्या सिखाया आपको इस क्वेश्चन से? क्या सिखाया? कभी भी आपके पास अगर 1 या 2 ईयर में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स रहेंगे तो उससे मेन एन्युटी वाले कैश फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करने का, उसको आप सेपरेटली ट्रीट कर सकते हो। बट एक और बात समझो, इस क्वेश्चन में ही ऐसा हो सकता था बिकॉज टैक्सेशन नहीं है। अगर टैक्सेशन होता ना तो आपको तो जो ये लोग कर रहे हैं वही करना पड़ता। क्यों सर? फिर तो डेप्रिसिएशन भी आता था, सब आता था, और सीएफएटी निकलता था आपका। नेक्स्ट, आपका यहां पर एनपीवी कितना आता है? 31,712 पॉजिटिव एनपीवी है। क्या बोलोगे आप? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एवरीवन, कोई डाउट है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन, ABC Limited is planning to invest in machinery for which it has to make a choice between 2 identical machine in terms of capacity, machine X, machine Y. अब देखो ये स्पेसिफिकली ऐसे वर्डिंग्स देते हैं, identical machine in terms of capacity, despite design separate differently both the machine do exactly the same job. इससे समझ क्या क्या बोलना चाहते हैं आपको? रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मशीन इज सेम। क्या बोलना चाहते हैं? ये लिख दो उधर, revenue from both the machine is same. Purchase cost, life 3 and 2 years, running cost per year, opportunity cost of capital is 9%। बोला है कौन सा मशीन सिलेक्ट करना चाहिए?
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का 9% का फैक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ओरली बोल दो अब डायरेक्टली। बोलो रनिंग कॉस्ट, क्या आपको टैक्स का रेट दिया है? तो फिर कहना है सर रनिंग कॉस्ट ही हमारा सीएफएटी आउटफ्लो, सीएफएटी है आउटफ्लो। तो एनपीवी स्टेटमेंट में ईयर आएगा 0, ईयर आएगा 1-3 फॉर एक्स, ईयर आएगा 1-2 फॉर वाई, फिर आएगा कुछ नहीं आएगा, सैल्वेज वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, इससे आप एनपीवी निकाल लो, जो एनपीवी आएगा उसको डिवाइडेड बाय पीवीएएफ कर दो, आपको मिल जाएगा ईएवी, इक्वेटेड एनुअल वैल्यू। बोलिए डाउट, कोई शक? आगे बढ़े, इससे आसान क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, बट आ गया तो 5 मार्क और पिछले जन्म के पुण्य। LA Private Limited is planning to invest in a machinery that would cost rupees 1 lakh at the beginning of year 1. कब लोगे आउटफ्लो? 1 में नहीं बोलो, 1 में बोलो, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इज ईयर 0, सही है कि नहीं? श्रेयस कहां गया? सोनी सही है कि नहीं? क्या क्या बोला अभी? ईयर 0 क्या होता है? किस चीज का आंसर ईयर 0 है? शांत रहो, आसपास वालों, सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम एकदम, है हो क्या? जागे हो? बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इज ईयर 0। अभी आपको लग रहा होगा इतना इजी पॉइंट है सर, एग्जाम में यही पॉइंट को तुम गड़बड़ करते। एग्जाम में क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, तुम बोलते अरे यार ईयर 1, अभी बिगिनिंग लू मतलब क्या लू, मतलब ईयर 0 लू या ईयर 1 लू? फिर आपको लगता है कि इतना आसान आंसर तो नहीं हो सकता, इसको ईयर 1 लेते। फिर आपके मन को शांति होती जब आंसर कुछ अलग दिखता आपको। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, ईयर बिगिनिंग 1, ईयर का बिगिनिंग मतलब ईयर 0, ठीक है? एट द एंड ऑफ ईयर 1 होता तो डेफिनेटली ईयर 0, बिल्कुल सही बोल रहे, ईयर 1 बिल्कुल सही बोल रहे आप। एट द एंड ऑफ ईयर 1 रहेगा तो ईयर 1 लेते हैं। ये फैक्टर्स जो भी होते हैं ये ईयर के एंड के फैक्टर्स होते हैं। नाउ दे आर सेइंग दैट द कंपनी हैज 2 ऑप्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीन, वन इज सर्विस एंड अनदर इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। 2 ऑप्शन है भाई, सर्विसिंग करके घिसी हुई चीज को और घिसाते रहो, या तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स करते रहो ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, बट फिर उस केस में आउटफ्लो भी ज्यादा जाएगा। तो नाउ दे आर सेइंग इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर सर्विस अ पार्ट ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट 20,000, in that case, in such a case, the scrap value at the end of year 3 will be 25,000। समझ लो बात को अच्छे से, सर्विस करोगे तो ईयर 1 के एंड पे कितना जाएगा? 20,000, बट थर्ड ईयर के एंड पे स्क्रैप वैल्यू आएगा 25,000। हाउएवर कंपनी ने अगर डिसाइड किया कि सर्विसिंग नहीं करना है, रिप्लेसमेंट करना है, तो रिप्लेसमेंट कब होगा? ईयर 2 के एंड में 30,800 खर्चा होगा। एंड दे आर सेइंग in that case the machinery will work for 4th year also and get operational cash inflow of 36,000 for the 4th year। तो आपके पास 2 चॉइस है, क्या करना है? दूसरे साल सॉरी फर्स्ट ईयर के एंड में आपको सर्विसिंग करना है, तो थर्ड ईयर के एंड में आप क्या कर सकते हो? एक मिनट, आपके पास 2 चॉइस कौन से? सर्विस करेंगे, सर्विस करेंगे तो कब खर्चा करना पड़ेगा? ईयर 1 में। ईयर 1 में खर्चा कितना होगा? 20,000 होगा ईयर 1 में, एंड ऑफ ईयर 1 में 20,000 खर्चा होगा, और उस केस में स्क्रैप वैल्यू मिलेगा थर्ड ईयर के एंड में कितना? 25,000। ठीक है, अब सेकेंड चॉइस बोलो, रिप्लेसमेंट कर दो एट द एंड ऑफ ईयर 2। ईयर 2 में खर्चा कितना होगा? 30,000। फिर उस केस में फोर्थ ईयर में भी कैश फ्लोज आएंगे कितने के? 36,000 आएंगे, और स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा? 18,000 आएगा फोर्थ ईयर के एंड में। ठीक है, assuming that the cost of capital is 10%, ignore taxation
taxation ignore, तो depreciation also ignore. Determine the purchase of this machine based on the NPV of its cash flow. अब देखो लाइफ दोनों का सेम था क्या? यस सेम था. कैसे सेम था सर? सर्विसिंग से लाइफ बढ़ रहा है, पार्ट रिप्लेसमेंट से लाइफ बढ़ रहा है, ओरिजिनल लाइफ सेम था. बात समझिए आपको पहले तो. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं डिसाइड बेस्ड ऑन द एनपीवी, तो फिर आपको एनपीवी के बेसिस पर ही आंसर निकालना पड़ेगा. दो हिंट दिए गए जिसकी वजह से समझा कि एनपीवी के आगे ईएपी पे जाने की जरूरत नहीं है. पहला हिंट क्या था सर? भाई मशीन तो सेम था, सिर्फ एक जगह सर्विस हो रहा है, दूसरी जगह पार्ट का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो मशीनरी का ओरिजिनल लाइफ तो सेम ही था. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको उन्होंने सेंटेंस में क्लियरली बोला है. क्या बोला है? बेस्ड ऑन एनपीवी. सही है क्या बड्डे गर्ल? क्या सही है? क्या सही है बोल दो. क्या सही है? बाजू वाले से बात. हाँ हाँ हाँ, बात करने वाले बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मैडम. आ जाओ फर्स्ट बेंच पे आ जाओ. जल्दी आओ. सर रिप्लेसमेंट से एक ईयर इंक्रीज हो गया ना सर, कैसे सेम ईयर? अरे रिप्लेसमेंट से एक रिप्लेसमेंट क्या मशीन का नहीं किया, मशीन के पार्ट का किया है तूने. मशीन का ओरिजिनल लाइफ तो सेम ही रहेगा ना बेटा. मशीन का पार्ट रिप्लेस कर रहा है तू, ओरिजिनल लाइफ तो सेम ही है. यहाँ पे पूरे रिएक्शन से केक केक भेज रहे लोग तुमको, हजारों केक आ गए तुम्हारे अभी तक. इधर आ जाओ, इधर फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाओ. बैठ जाओ. अब सुनो अच्छे से, एक मिनट सब लोग ध्यान देंगे. यहां पर बोला है अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% एंड इग्नोरिंग टैक्सेस, डिटरमाइन द परचेस of this machine based on the NPV of its cash flow. If the supplier gives 10,000 discount for purchases, what would be your decision? Note, present value factor 10% से 1 से 6 years का दे रखा है आपको. तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? सर्विसिंग कर लो. वो सर्विसिंग करेंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में आउटफ्लो होगा. सर्विसिंग का आउटफ्लो कब होगा? फर्स्ट ईयर के एंड में. कितने का होगा? 20,000 का होगा. और फिर आपको स्क्रैप वैल्यू कब मिलेगा? थर्ड ईयर के एंड में 25,000 का. और अगर आपने पार्ट का रिप्लेसमेंट कर दिया सेकेंड ईयर में एट अ कॉस्ट ऑफ 30,800, तो ऐसे केस में आपका फोर्थ ईयर तक मशीन का लाइफ चलेगा. बराबर कि नहीं? अब ध्यान दो, ऐसे सिनेरियो में आपको दो सिचुएशंस को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा. कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो. 0 ईयर का आउटफ्लो लेंगे 1 लाख, मशीन का कॉस्ट है ना वो. उसके बाद 36,000 के इनफ्लो है आपके ईयर 1 2 3 के, और आपका आउटफ्लो है सर्विसिंग ऑफ पार्ट्स का, इसलिए माइनस किया उधर. दिख रहा है क्या? कौन से ईयर का माइनस है वो? फर्स्ट ईयर एंड का है. और अगर वो फर्स्ट ईयर एंड का है तो इट इज 1.1:1, और अगर सेकेंड ईयर का रहेगा तो 1.1:2, थर्ड ईयर का रहता तो 1.1:3. सर ये क्या है सर? ये सब क्या है सर? अरे ये पीवीएफ फैक्टर है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है इनका. ठीक है. और अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो आप सीधा इसको ईयर 0 बोल दो, इसको 1 से 3 ईयर बोल दो 36,000 को, और फिर अलग से ईयर 1 दिखा दो फॉर सर्विसिंग, और फिर अलग से ईयर 3 दिखा दो फॉर स्पेयर आपका सैल्वेज वैल्यू. मतलब सैल्वेज वैल्यू है ना 25 सर, बोला ना उन्होंने थर्ड ईयर में. ये देखो दिखा ना, थर्ड ईयर 25,000. टेबल से करूं? ये देखो ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट? 10% DCF.
0 1 से 3 आपका सर्विसिंग कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में, 1 में क्या? 1 में सर्विसिंग है, और फिर थर्ड ईयर में आपका टर्मिनल वैल्यू है। 0 ईयर का आउटफ्लो 1 लाख है, 1 से 3 का इनफ्लो 36,000 है, फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो सर्विसिंग का 20,000 का आउटफ्लो है, और थर्ड ईयर में इनफ्लो 25,000 का। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और अगर आप इसके जगह नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, कौन सा? पार्ट रिप्लेसमेंट का, तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट में ये कैश फ्लोस चेंज हो जाते हैं। उसके लिए क्वेश्चन फिर से रेफर करो। आप 0 ईयर में मशीन परचेज करोगे 1 लाख का, फिर आपका 1 से लेकर 3 क्यू 4 ईयर्स 36,000 आएगा, 36,000 आएगा ना, 1 से लेकर 4 ईयर्स तक 36,000 आएगा, और फोर्थ ईयर में आपका सैल्वेज वैल्यू 18,000 आएगा। ऑल ऑफ यू, इन्होंने भी वैसे ही दिखाया, देखो इधर 1 का आउटफ्लो 0 ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड इन्होंने यहां पर 2 पार्ट कैश फ्लो लिए, 36,000 का एक लिया और 18,000 का सैल्वेज वैल्यू ले लिया। समझ में आया? और ये सर्विसिंग का जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो आ गया 30,800। इसको अपने ढंग से सॉल्व करेंगे अपन। तो यहां पर आएगा 0 का आउटफ्लो कितना? 1 लाख। ऑल ऑफ यू विथ मी? पेशेंस लूज नहीं करने का बच्चा, ध्यान देने का एकदम अच्छे से, ध्यान दो। वो 0 ईयर का आउटफ्लो कितना हो गया? 1 लाख। फिर आ गया 1 से लेकर 4 ईयर्स का 36,000 का कैश इनफ्लो। फिर आएगा आपका सर्विसिंग कब है? सेकेंड ईयर में, कितने का? 30,800 का, और फोर्थ ईयर में आपका स्क्रैप वैल्यू है 18,000 का। ऑल ऑफ यू, और इससे आपका एनपीवी आएगा। ऊपर के एनपीवी को इसको कंपेयर कर लो, आपका जिस केस में एनपीवी ज्यादा है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। किसका कॉलम? अरे तुम सिर्फ इस ईयर को देख के ऐसा नहीं बोल सकते लाइफ अलग है। इधर 4 साल है, उधर 3 साल है, ये सिर्फ ईयर को देखकर आप ये नहीं बोल सकते लाइफ अलग है। लाइफ मशीन तो एक ही है भाई, लाइफ तो ओरिजिनली सेम ही था। तो वो तो बेसिक कंसेप्ट हो गया ना। अब एक जगह तुम्हारा प्रपोजल है उसे सर्विस करो, एक जगह है कि उसके पार्ट जब जब खराब हुए तो रिपेयर नहीं करते हुए रिप्लेस करो। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का लाइफ तो वही था जो मशीन का लाइफ था। तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है कि तुम उससे रेवेन्यू 3 साल जनरेट कर रहे हो या 4 साल कर रहे हो, उससे लाइफ अलग नहीं होती, याद रखो। समझ में आया? ऑल ऑफ यू, जस्ट बिकॉज वहां 3 ईयर्स लिखा है, यहाँ 4 ईयर्स लिखा है, तो लाइफ अलग है, ये नहीं, गलत है कंसेप्ट। मशीन एक ही है, लाइफ भी एक ही था। आपका एक्शन डिसाइड कर रहा है कि आप उससे रेवेन्यू कितने साल ले रहे हो। समझ में आ गया? इस तरीके से सॉल्व करके भी आंसर आप मैच करके देख लो, सेम ही आएगा ऑफकोर्स। ठीक है। अब अगर डिस्काउंट दे दिया आपके सप्लायर ने तो कैन वी से 90,000, आपका 1 लाख का अमाउंट कितना बन जाएगा? 90,000 बन जाएगा। बाकी आंसर्स पूरा सेम आएगा। एनपीवी जो भी आएगा 10,000 से बढ़ जाएगा, पॉजिटिव साइड 10,000 से बढ़ जाएगा। कुछ समझा? और अगर आपको इसको वापस से सॉल्व नहीं करना है तो सीधा सीधा एनपीवी में बोल दो डिस्काउंट का एडिशन, अगर पॉजिटिव रहेगा तो। क्यों सर ऐसे कैसे कर सकते सर? बिकॉज डिस्काउंट सप्लायर कब देगा? ईयर 0 में। एनपीवी कहां खड़ा है? ईयर 0 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज? एनपीवी कौन से ईयर में होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ईयर 0 में। और सप्लायर का डिस्काउंट भी कब मिल रहा है? ईयर 0 में। करते का समझा क्या? गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते। ये बढ़िया क्वेश्चन है। हॉस्पिटल के 3-4 क्वेश्चन है आपके पास। ओके, देखते हैं अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं। नवजीवनी हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी। अपने को ज्यादा समझता नहीं, बट शायद कुछ ऐसा मशीन है जो जिससे टेस्टिंग होता है कुछ ना कुछ।
अब विच इज प्राइस्ड एट कितना 2 lakhs. The project life is 8 years and its expected salvage value at the end of 8th year is 18,000, my dear friends. Now they are saying annual operating cost of the machine is 22,500. ये क्या बन गया 22,500 ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आउटफ्लो बन गया. It is expected to generate revenue of 1,20,000 per year for 8 years. All of you. Presently, the hospital is outsourcing the radiography work to its neighbor test center. देखो अभी इंडिया का गजब क्वेश्चन आगे लिखा है. It is earning commission of 36,000 per annum. Net of taxes. Actually, मेडिकल प्रैक्टिसिंग में बकायदा ये चीज कोड ऑफ इथिक्स में बैंड है और अपने पास कैपिटल बजटिंग में आ गया ये कि भाई रेडियोग्राफी जहां पर भी हम आउटसोर्स करते वहां से कमीशन लेते. समझा? सम थिंग्स कैन हैपन ओनली इन इंडिया. तो जो चीज इलीगल है उन्होंने बोला ये चीज हो रही है. तो ये लोग ज्यादा देखो अपन फाइनेंस वाले बंदे अपन प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं. जो भी लॉ है वो साइड में रखो, जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसको देखो. ठीक है, कमीशन से अपने को कैश फ्लो आ रहा था, अब जब मशीन खुद ही परचेस कर लेंगे तो वो कैश फ्लो आना बंद हो जाएगा. लॉस ऑफ कमीशन इनकम रहेगा ना भाई, तो वो भी तो लेंगे. नाउ दे आर सेइंग एनालाइज whether it will be profitable for the hospital to purchase the machine. Give your recommendation under NPV and PI. Consider tax as 30%. Can you ignore depreciation on radiography machine? No. And ये बोल रहे 10% से फैक्टर्स दे रखे वही यूज करो. 0 से लेकर 8 तक है आपके पास. यहाँ पे 0 का दिया नहीं है, वो तो 1 ही रहता है. चलो सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्या लेंगे हम लोग. सबसे पहले CFAT निकाल लेंगे. कैलसी लो. आपका रेवेन्यू कितना है 1,20,000 माइनस करो 22,500 का ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर माइनस करो डेप्रिसिएशन 22,750. कैसे आया 2 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू 18,000 डिवाइडेड बाय 8 years. कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, और आपका आंसर आता है 22,750 का डेप्रिसिएशन. तो फिर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पे चार्ज कर लो टैक्स, फिर निकाल लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर एड बैक कर लो डेप्रिसिएशन. समझा? बट यहां पर आपका CFAT फाइनल नहीं है. वो जो कमीशन था ना वो लॉस ऑफ कमीशन के तौर पे आपका आउटफ्लो हो जाएगा. सर आउटफ्लो क्यों होगा सर? मिलेगा नहीं मतलब आउटफ्लो होगा, ऐसे कैसे सर? जो आउटफ्लो नहीं गया वो आप इनफ्लो लेते थे, जो इनफ्लो नहीं आएगा वो क्या बन गया फिर? आउटफ्लो. आज तक सेविंग को क्या बोला? इनफ्लो. तो जो इनकम नहीं आ रहा है उसको क्या बोलोगे? आउटफ्लो. कॉमन सेंस. अब सुनो, एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. सर CFAT निकालने के बाद ही आप मतलब फाइनल CFAT के पहले टैक्सेशन के बाद क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि इन्होंने कमीशन नेट ऑफ टैक्स बोला था. अगर बिफोर टैक्स बोलते ना तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ही माइनस कर देते उससे. कुछ समझा? ऐसा भी एक क्वेश्चन आगे है. तो यहां पर नेट ऑफ टैक्स की वजह से ये आफ्टर टैक्स कंसिडर हो रहा है. आपने जो जो बोला सब इधर लिखा हुआ है, वैसे ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है ऑल ऑफ यू. और फिर आपका CFAT आ जाएगा कितना 39,075 ऑल ऑफ यू. सिर्फ 8th ईयर के लिए आप अलग से सैलवेज वैल्यू दिखा सकते हो कितना 18,000. अपन इनके जैसा नहीं करते रहे 8th ईयर अलग से, अपन सिंपल रखते हैं चीजों को 0, 1-8 and 8 करते. का समझ रहा है क्या? वेरी गुड. तो फिर फाइनली आपका ये 8th ईयर का इनफ्लो है, ये 1 से लेकर 8th ईयर है, और आपका 0 ईयर यहां लिखा ही नहीं है इन्होंने. कितना रहेगा 2 lakhs. ये कौन सा है ईयर? 0. तो देख लो
आपका फाइनल आंसर। ऐसा नहीं लिखते अपन, 0 1-8 एंड 8, आपका आंसर कितना आएगा? 16,832। सिर्फ यहां पर फॉर्मेटिंग चेंज हो गया है, आपको समझ ही गया रहेगा। और मैंने बोला भी था आपको कि अगर यहां कोई आंसर में फॉर्मेटिंग की वजह से मिस्टेक है तो मुझे बोलो भी मत, दिखाओ भी मत, मुझे वैसे ही रखना है उसे, क्योंकि आंसर्स की तरफ आप देखना ही नहीं चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि भाई 18,000 ये 16,000 समथिंग आंसर मेरा भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है, खत्म बात। फिर ये सर यहां पर ये आउटफ्लो नीचे आ गया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दोनों को डिवाइड करके आंसर 1.08 समथिंग आ रहा है। तो फिर दोनों जगह पॉजिटिव है, मतलब दोनों जगह पॉजिटिव मतलब एनपीवी पॉजिटिव है और पीआई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। हम बोलेंगे मशीन को परचेस करना चाहिए, वो कमीशन वमीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। सही है? बोलिए, कोई डाउट? पीआई डेसिमल में कितने तक लेना है आगे? 2 डेसिमल लिया तो सफिशिएंट है, 3 लिया 4 लिया तो आप ज्यादा करेक्ट हो। कभी कभी क्वेश्चन में देते वो लोग आंसर 2 डेसिमल वगैरह, तो उतना ही लेना पड़ता जितना वो बोलते। फिर बोलिए, तुम कभी टेस्ट के लिए गए हो, ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हो पैथोलॉजी लैब वगैरह में, या एक्सरे वगैरह निकाले हो? तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको? ये इधर बाजू में लैब है, इधर चले जाओ, ये टेस्ट करा लो। क्यों? उधर टाइप होता है उनका, जितना भी वैल्यू होता है आपका टेस्ट का, उसका 20%, 15%, 10% उनको मिलता है। ऑब्वियसली वो इलीगल होता है, बट उनको मिलता तो है। अपने फाइनेंस की भाषा में वो क्या बन गया? कैश इनफ्लो बन गया। तो इन्होंने नेट ऑफ टैक्स दिया था आपको, मतलब उस पर भी हॉस्पिटल टैक्स भर रहा है। जो अलाउड नहीं है इनकम, वो इनकम आया, वो इनकम ऑफर फॉर टैक्स किया और उस पर आफ्टर टैक्स लिया है, वो उन्होंने बताया। तो अपन ने क्या बोला, ये अगर मशीन हम खुद ही परचेस कर लेंगे तो जो इनकम अदरवाइज मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, तो वो हमारा एक तरफ से कैश आउटफ्लो है। आई होप सब लोग कंफर्टेबली समझ पा रहे हैं। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। XYZ Limited is planning to introduce new product with a project life of 8 years. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 3.5 लाख का। एडिशनल इक्विपमेंट भी लगेगा 25 लाख का एट द एंड ऑफ 3rd year. Then they are saying at the end of 8th year, original equipment will not be having any resale value, but additional equipment can be sold for 2,50,000. So can we say 2,50,000 is 8th year का cash inflow, all of you? And can we say 0 year का outflow 3,75,000 है? 3,50,000 plus 25,000. Are you with me? क्या क्या? अच्छा, वो जो 25 लाख है वो एंड ऑफ 3rd ईयर, तो इनिशियल में कितना आएगा? 3.5 ही आएगा, मशीन की हद तक 3.5 ही आएगा। अब इसका मतलब इस एनपीवी में स्टेटमेंट में 0 आएगा और 3rd अलग से आएगा और 8th अलग से आएगा, अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। नाउ दे आर सेइंग वर्किंग कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर। आगे का सेंटेंस नहीं दिया रहता था रिलीज वाला, तो भी हम अज्यूम करते थे रिलीज्ड है, याद है क्या? अब बोलो ईयर 0 में 3.5 प्लस 0.4 करोड़, क्यों 0.4 करोड़? 40 लाख वर्किंग कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 3.9 करोड़ का आउटफ्लो। सही है क्या? एंड टर्मिनल ईयर में आप 8th ईयर में ले लोगे 40 लाख का इनफ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, प्लस वो जो एडिशनल इक्विपमेंट है उसका सैलवेज वैल्यू 2,50,000, तो 2,50,000 प्लस 40,000, 40 लाख, 42,50,000। 40 लाख किसका? वर्किंग कैपिटल। 2.5 किसका? स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन का। समझा? द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब डेट लिया जा रहा है क्या? नहीं। The sales volume over the 8 years have been estimated as
ईयर 1 2 3 4 डैश 5 6 डैश 8, सेलिंग प्राइस कितना है 240 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट विल अमाउंट टू 60% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, मतलब 40% क्या है कंट्रीब्यूशन है, 240 लो कैसी पे, उसका 40% निकालो, 96 रुपीज पर यूनिट क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, क्या आया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आया। तो कैन वी से ऊपर दिए हुए यूनिट्स को डायरेक्टली 96 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके क्वेश्चन बुक का, मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखोगे रणबीर लिमिटेड वाला सेम था, याद आया? अब इसका फॉर्मेट क्या था इंट्रीम का, ईयर, यूनिट्स और बाजू में था कंट्रीब्यूशन टोटल वाला @96 पर यूनिट, जिसमें आप क्या करते हो 96 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन लेते हो। फिर बाजू में लिखते हो आप फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी दिया रहेगा। देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल अमाउंट टू 36 lakhs एवरी ईयर, और बोला आगे लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 years, बन गया कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसी के बारे में अपन ने ओरली बात भी किया था। Then they are saying company is subject to 30% tax rate and 12% क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर। अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर, करेक्ट। कंपनी फॉलोज विच मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द कंपनी। फॉर्मेट बोलू, आप ट्राई करोगे मेरे साथ, ईयर, यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, depreciation, profit before tax, carry forward of losses if any, and then फिर taxable income और फिर आएगा टैक्स और फिर आएगा CFAT। तो सर इतने सारे कॉलम बनेंगे क्या? नहीं, रो बना दो। इतने सारे कॉलम नहीं बनाना होगा तो क्या करोगे आप, रो बना दो। तो फिर जो ईयर था वो बना दो कॉलम, समझे कि नहीं? कितने साल का प्रोजेक्ट है? 8 साल। 0 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम कितने बन गए 9 पर्टिकुलर्स और 8 इयर्स। आपका डेप्रिसिएशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तो 4-5 और 6-8 भी ले सकते हैं आप। हमने जो रणबीर लिमिटेड का सॉल्व किया था वो WDV था, ये तो भी है इसलिए में ये तो और आसान है, समझे कि नहीं? इस क्वेश्चन में लॉस होता है क्या? यस होता है। फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ, उसको कैरी फॉरवर्ड दिखाया नहीं इन्होंने, बट अपन एक कॉलम बनाना चाहिए कैरी फॉरवर्ड और फिर टैक्सेबल इनकम पर टैक्स निकालना चाहिए अपन ने। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 कॉलम इंसर्ट होंगे, एक कैरी फॉरवर्ड वाला और एक टैक्सेबल इनकम वाला, ताकि आप और क्लियरली कैलकुलेशन शो कर पाओ। जैसे इन्होंने 3.99 का टैक्स ऐसी हवा में ला लिया, हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है ना, बट यहाँ पर डायरेक्टली आप दिखा सकते थे टैक्सेबल इनकम में क्या बोलते थे आप 23.93 माइनस 10.63 इज इक्वल टू 13.30। इस पर इसको बुला लो टैक्सेबल इनकम ना। ऑल ऑफ यू समझ में आ रही है मेरी बातें? ये देखो सेल्स लेते, वेरिएबल कॉस्ट लेते, क्या जरूरत है 2 कॉलम के, डायरेक्टली आप यूनिट लिखो और कंट्रीब्यूशन ले लो, उसके बाजू में फिक्स कॉस्ट लो, डेप्रिसिएशन लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बुलाओ इसको, फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करो, टैक्सेबल इनकम बनाओ, टैक्स निकालो। पैट भी निकालने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट CFAT बोल सकते ना आप, बोल सकते कि नहीं? अगर एक बार टैक्स आ गया तो CFAT कैसे आएगा मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्स। क्या बोला बोलो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्स। बाकी ये जो ये पूरा कैलकुलेशन पर्पस है, इसमें ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्व करूं ये सब? कितने लोग बोलते सॉल्व करो बोल के? वेरी गुड। नालायक को घर पे सॉल्व नहीं किया मतलब आपने, क्या किया? कुछ भी फेकार लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जैसा क्वेश्चन है सेम।
चलो मैं आपको फॉर्मेट बना के देता हूं और पहला ईयर सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट ईयर ही वैसे मेन है इसमें। ईयर, यूनिट्स, contribution at the rate 96 per unit, fixed cost, depreciation, profit before tax, carried forward of losses, taxable income, tax at the rate 30%, CFAT. C is equal to B into 96. F is equal to contribution minus fixed cost minus depreciation. G आएगा ना बाद में। H is equal to F minus G. I is equal to H into 30%. J is equal to C minus D minus I. Directly tax. लिखा फॉर्मेट, बोलिए ईयर कैसे दिए उन्होंने? 1 2 3 4 to 5 6 to 8। यूनिट्स बताओ। 0.72 बोल दूं क्या? 72,000 को 0.72 बोल देंगे, ऊपर लिख देंगे इन लैक्स। उन्होंने भी लैक्स में किया क्या? उन्होंने भी लैक्स में किया रहेगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बोलो आगे। अरे नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ। नहीं नहीं, आप 1000 में बताओ मुझे। 1,08,000। आगे बोलो। 2,60,000, 2,70,000, 1,80,000। एवरीवन, आर यू क्लियर अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स? क्या हुआ, सही है ना? अब मल्टीप्लाई करो, कैलसी लो। शॉर्टकट ऑफ कैलसी आता क्या? 96 इंटू 0.72 इज इक्वल टू 69.12। आगे 1.08 इज इक्वल टू 103.68। 2.6 इज इक्वल टू 249.6। 2.7 इज इक्वल टू 259.2 एंड 1.8 इज 172.8। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? कितना दिया है? 36 lakhs सब जगह। डेप्रिसिएशन सब जगह कितना लू? पहले 3 सालों में अलग आएगा क्योंकि वो एडिशनल इक्विपमेंट है ना आगे। तो पहले 3 सालों में 43.75 कैसे आया? इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं। बोलो फिर से। 3 नहीं रे, 3.5 नहीं आएगा, 350 आएगा। 350 आएगा, लैक्स में है ना। 350 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 43.75 और हैश मार्क करेंगे। और दूसरा जो आएगा वो रहेगा 25 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय, उसका थर्ड ईयर के एंड में लिया था क्या? तो 5 इयर्स का लाइफ था उसका, 4.5। तो 43.75 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 48.25। एवरीवन, तो ये 43.75 आएगा, ये 43.75 आएगा, बट यहां पर 48.25, इधर भी 48.25 आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी आ रही है क्या? आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे। फर्स्ट ईयर का आंसर बताओ।
लॉस कितना है? 10.63 का लॉस है, तो कैरिड फॉरवर्ड में लिख दो 10.63. ऑल ऑफ यू. टैक्सेबल इनकम 0, टैक्स 0, एंड डायरेक्टली कैलसी लो अभी. कॉन्ट्रीब्यूशन 69.12 माइनस फिक्स कॉस्ट 36, बस 33.12. क्या उनका आंसर भी सेम है? प्रेजेंटेशन अपना सही है. नाउ सेकेंड ईयर में क्या होगा? इधर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो 23.93. अब लॉसेस जो है कैरी फॉरवर्ड के वो 0 बन जाएंगे, और टैक्सेबल इनकम जो है वो 23.93 माइनस 10.63 करके कितना आएगा? 13.3 आएगा. सर कैसे आया? F माइनस जी लिखा ना ऊपर अपन ने, देखो ना आप, F माइनस जी दिख रहा है क्या आपको? एवरीवन. और उस पर ले लो 30% टैक्स, 3.99. तो फिर ऐसे केस में अब लो कैलसी पर कंट्रीब्यूशन 103.68 माइनस करो 36 का फिक्स कॉस्ट और माइनस करो 3.99 का टैक्स, 63.69. उनका भी सेम है क्या? क्या ये 16th क्वेश्चन में हमने सेम किया था? सेम किया था अपन ने 16th क्वेश्चन में. अब मैं छोड़ रहा हूं ये टेबल आपके भरोसे. ऑब्वियसली जैसे सेकंड ईयर सॉल्व किया वैसे ही नंबर वाइज हर एक सॉल्व करना है. आगे बढ़े. आपका एडिशनल इक्विपमेंट वाला जो पार्ट है ये भूल सकते हो आप. एग्जाम में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. थर्ड ईयर रिपीट होगा और एग्जाम में ये 8th ईयर भी रिपीट होगा, और इसमें सैल्वेज वैल्यू भी आएगा मशीन का, एंड रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल भी आएगा दोस्तों. बराबर कि नहीं? बस इतनी चीजों का ख्याल रखो एज एक्सीडेंट पॉइंट. आपका आंसर पॉजिटिव 161.11 है. आपने बोलना चाहिए क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो. इंडिया को टफ जाने वाला टॉपिक, तुम्हें भी टफ जा रहा होगा हैं? लगे मुझे अधिकतर जनता रहेगी बोलेगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं कैसे कंफर्टेबल रह सकता हूं इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन से. फॉर्मेट तो देखो पागल होने वाले फॉर्मेट है, और मेरे जैसा बच्चा कैसे, मैं ऐसा स्टूडेंट हुई नहीं कि मैं ये कंफर्टेबली कर सकता हूं. इसको क्या ये तो बोलेगा है ना, मैं कैसे कर रहा हूं ये. नहीं नहीं कंफर्टेबल नहीं है. कब तक डरोगे रे ऐसे? चलिए, ऐसे अगर डरोगे तो जान ही नहीं बचेगी बेटा. जब तक ये जान तब डरोगे, मगर जान ही नहीं बचेगी ऐसे डर डर के जियोगे तो. हाँ नहीं नहीं, अरे सब्सिक्वेंट 2 इयर्स तक सेट ऑफ हो सकता है. मतलब तेरा इनकम टैक्स का एक रूल है ना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फॉर अनदर 8 इयर्स. तो ये लोग बोल रहे हैं अनदर 2 इयर्स. नहीं रेशियो में नहीं बोला कुछ भी. ऐसा नहीं बोला कि इस साल का लॉस है तो अगले दोनों साल में सेट ऑफ करो. 2 साल तक आप आगे ले जा सकते हो. अगर फर्स्ट ईयर का लॉस हुआ, अगर सपोज 7th ईयर में लॉस हुआ तो, इसलिए वो बोल रहे तुमको अगले 2 सालों के अंदर ही उसको सेट ऑफ में ले लो. जैसे इनकम टैक्स तुमको 8 साल बोलता है, वैसे ये लोग 2 साल बोल रहे हैं आपको. 9th क्वेश्चन सेज अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. जैसे ही बोलते हैं ना ये लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो समझ जाने का सेट ऑफ लॉसेस होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है. क्या बोला? सेट ऑफ लॉसेस होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. सही बात है. नाउ is considering the installation of machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product. At present, the waste is removed by contractor for disposal on payment by the company of 150 lakhs per annum for the next 4 years. ध्यान से सुनो.
ऐसा होता है कि कहीं कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह में कुछ वेस्ट जनरेट होता है, तो अपना ये वेस्ट जनरेट होने के बाद अपन एग्जिस्टिंग प्रेमाइस को अच्छे से यूज नहीं कर सकते हाइजीन के साथ, तो अपन एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी अपॉइंट किया, उसको बोला कि भाई अगले 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 150 लाख पर एनम देंगे यहां से एवरीडे कचरा उठा के ले जाने का, राइट? ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन किया। बट अचानक से आपके फैक्ट्री में एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, कोई ना कोई आया और बताया आपको कि आप क्या कर रहे हो बेवकूफी, जो वेस्ट आप बोल रहे हो वेस्ट है, उससे आपका एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बन सकता है, और आप क्या कर रहे हो, इसी को उठाने के पैसे दे रहे हो किसी और को, और आपके पास से वो पैसा लेके उठा रहा है और कहीं और जाके वो भी प्रोसेस करके बेच रहा होगा, तो उसको अकल आई। अब वो बोल रहे हैं यहां पर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 90 लाख रुपीज। भाई क्या बोल रहे हैं लोग, 0 ईयर में कितना देना पड़ेगा, 90 लाख। क्यों सर, वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ दिया ना, अगले 4 सालों का उसको 600 लाख मतलब 6 करोड़ मिलने वाला था, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट आज तोड़ देते हो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कितने का, 90 लाख का, और फिर ही आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस, मतलब इस पे कोई टैक्स शील्ड वैक्स नहीं मिलेगा। ये क्या, इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसका मीनिंग होता है कि एड बैक हो जाएगा टैक्स पर्पस के लिए, अगर तू इसे पीएनएल डेबिट करेगा 90 लाख को तो भी ये डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब इस पे कोई टैक्स बेनिफिट टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा। द मशीन इज रिक्वायर्ड टू फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस व्हिच विल कॉस्ट 600 lakhs to be financed by loan repayable in 4 equal installments commencing from the end of year 1, मतलब कैन वी से 1-4 years, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 14%। एट द एंड ऑफ 4th year the machine can be sold for 60 lakhs and the cost of dismantling and removal will be 45 lakhs। लो तुम्हारे नसीब खराब, 60 lakhs में मशीन बिकेगा 4 साल बाद, बट डिसमेंटल करके रिमूव करने का ही कॉस्ट लग जाएगा 45 लाख, आपके जेब में सिर्फ 15 लाख रुपए आएगा। आप कितना लोगे, 60 लाख, 45 लाख, 15 लाख की जीरो, ऑब्वियसली 15 लाख लेना पड़ेगा, समझा? नाउ दे आर सेइंग sales and direct cost of the product emerging from waste processing for the next 4 years are estimated as under, मतलब ये जो आपका वेस्ट है उसको आप मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो तो उससे आपको सेल्स रेवेन्यू मिल रहा है, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है, तो इनफ्लो आउटफ्लो बोलते जाओ। फर्स्ट केस क्या है इनफ्लो, सेकंड केस क्या है आउटफ्लो, वेजेस क्या है, अदर एक्सपेंस क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, एंड डेप्रिसिएशन क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है वो। एंड नाउ दे आर सेइंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज रुपीज 60 lakhs एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ये आपका आउटफ्लो है। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मतलब कब लोगे, ईयर 0 में लोगे, बराबर है क्या? ईयर 0 में आएगा, कितने का आउटफ्लो आएगा, 60 lakhs, ठीक है। किस चीज का था वो, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स था वो, ठीक है। स्टॉक लेवल्स आर टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3 विल बी 165 lakhs एंड द स्टॉक एट द एंड ऑफ 4th ईयर विल बी नील। आप बार बार सोचते रहेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिकवरी क्यों होता है, वर्किंग कैपिटल रिकवरी क्यों होता है, उसका सिंपल सा रीजन होता है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल इसलिए रिकवर होता है बिकॉज 0 ईयर में हम स्टॉक के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 4th ईयर में पूरा स्टॉक बिक कर आपको पैसा मिल जाता है वापस, वो स्टॉक का पैसा रिलीज हो जाता है, तो आपका जो करंट एसेट में पैसा ब्लॉक था वो पूरा रिलीज हो गया। तो जो 0 ईयर का आउटफ्लो था वो स्टॉक में चला गया और 4th ईयर का स्टॉक का पैसा वापस किस में आ गया, कैश में आ गया, जो क्लियरली इस सेंटेंस में यहां पर समझाया हुआ है, समझे क्या? तो वर्किंग कैपिटल का 0 ईयर का आउटफ्लो कितना लोगे, 60 lakhs, बट बाद में बोला है कि ईयर 1, 2, 3 में उसको मेंटेन किस पे करना है, 165 lakhs पे करना है, तो कैन वी से फर्स्ट ईयर के एंड में आपको स्टॉक चाहिए 165 lakhs का, जबकि 0 ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 60 lakhs का किया। इसका मतलब 60 लाख से 165 तक पहुंचने के लिए 105 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो 105 का स्टॉक और खरीदना पड़ेगा, तो 105 बन जाएगा आपका आउटफ्लो। कब, मगर
फर्स्ट ईयर के एंड में। अब सुनो अच्छे से कहानी, फर्स्ट ईयर के एंड का जो कैश फ्लो है वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में मेंटेन्ड है। सेकेंड थर्ड में मेंटेन्ड है। सेकेंड थर्ड में मेंटेन्ड है मतलब क्या होगा? सेकेंड और थर्ड में मेंटेन्ड है मतलब क्या हुआ? 165 लाख का स्टॉक 165 लाख ही रहा, तो बोलिए आपका इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। और फिर फोर्थ ईयर में, एंड ऑफ फोर्थ ईयर में वो जीरो बन गया, तो पूरा 165 लाख का इनफ्लो आ जाएगा। बोलिए ये पूरा कहानी समझा क्या? तो बताइए इसका कंक्लूजन क्या है? ईयर जीरो का आउटफ्लो 60 लाख, ईयर वन का आउटफ्लो 105 लाख और ईयर फोर का इनफ्लो 165 lakhs. Are you with me, guys? Very good. The storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for rupees 30 lakhs per annum. क्या है ये जो आप मटेरियल ले रहे हो ना 165 लाख वगैरह, भाई रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तुम्हारी ही एक जगह है जो तुमने रेंट आउट की थी किसी और को, अब वही जगह आपको यूज करनी पड़ेगी, तो आप वहां से जो रेंट आता था वो बन जाएगा, बंद हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो, कितने का आउटफ्लो? 30 lakhs per annum. Labor cost including wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce the idle time payment of 45 lakhs in the year 1, 30 lakhs in the year 2. ये सब क्या है? ये जो 45 लाख इन ईयर 1 है एंड 30 लाख इन ईयर 2 है, ये आपके इनफ्लोस क्यों है? आपका आइडल टाइम उससे रिड्यूस हो रहा है। आइडल टाइम क्या होता है सर? वही जो आपके क्लास में अभी हेड डाउन करके जो लोग है ना, वो आइडल टाइम है बेटा। ये लोग कौन है जो हेड डाउन कर रहे हैं? ये आइडल टाइम पर है। समझे क्या होता है ये आइडल टाइम? मतलब ये लोग काम पे है मगर रिकाम टेकड़े है। रिकाम टेकड़े मतलब कोई काम के नहीं है, मैं आके पगार लेकर फोकट में जाते हैं। अब इनको क्या किया अपन ने बोला ये प्रोसेसिंग में लगाओ भाई इनको, तो इनको धप्पा दिया धप्पा और बोला उठो सालो, फुकट की पगार ले रहे उठो, चलो वो डिपार्टमेंट में जाके काम करो, तो उससे अपना सेविंग हो रहा है। समझा कि नहीं? और 45 lakhs in year 1 and 30 lakhs in year 2. Factory overheads include apportionment of general overheads except to the extent of insurance charges of rupees 90 lakh per annum payable on this venture. Guys, please focus on this statement, very important. No one will talk and we will discuss this. कभी भी याद रखेंगे एक बात, जो कोई भी कॉस्ट आपका फिक्स्ड नेचर का होता है और जो अपोर्शन्ड होता है वो कभी भी आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। एग्जांपल, अगर मैं यहां पर ये फैक्ट्री है मेरा, 4 यूनिट्स ऑलरेडी, 4 प्रोडक्ट अलग ऑलरेडी बना रहा हूं मैं, अब ये 5वां प्रोडक्ट में बना रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो 5वें प्रोडक्ट के लिए कोई अलग से फिक्स कॉस्ट लगा क्या? चलो एक एग्जांपल लेते, अभी हमारे ऑफिस में काम चल रहा है, हमारा आपका रेगुलर बैच का प्रोसेसिंग वगैरह पूरा चल रहा है, उसके साथ साथ ईओबी का भी प्रोसेसिंग चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का। अब आप बोलो कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर का कॉस्ट पर मंथ फिक्स है रेंटल, तो आप मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए कोई अलग से पैसा दे रहा हो क्या? मैं नहीं दे रहा हूं, मगर मेरा सॉफ्टवेयर का रेंटल का कॉस्ट मैंने कुछ पार्ट लगाना चाहिए रेगुलर को और कुछ पार्ट लगाना चाहिए ईओबी को, लॉजिकली। क्यों सर, क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि मुझे हर एक का प्रॉफिटेबिलिटी निकालना होता है, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड करना पड़ेगा ना। समझा कि नहीं? तो मैंने सॉफ्टवेयर का फिक्स कॉस्ट रेगुलर वाले को लगाया 75% और 25% लगाया ईओबी को, क्योंकि उसका कॉस्ट कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू लगा रहा हूं मैं, मेरा अपॉर्शनमेंट का बेस क्या है? रेवेन्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? क्या बोला, समझा क्या? जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो डिवाइड हुआ ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जिसको आप बोलते हो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है? अब मुझे एक बात बोलो, ऐसे केस में अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच को लाऊं या नहीं लाऊं, मुझे ये डिसाइड करना है, तो उस वक्त मैंने अपने अपॉर्शन किए हुए कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए क्या? एग्जाम ओरिएंटेड बैच को लॉन्च करना या नहीं करना है मैं पहले से ही सोच रहा हूं, तो मैंने वो फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए क्या जो अपॉर्शन होने वाला था ईओबी पर? नहीं करना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं ईओबी तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, एग्जाम्पल 5 लाख,
और अगर मैं ईओबी ला लेता हूं तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट 5 लाख ही है। सिर्फ फर्क क्या रहेगा सर, पूरा 5 लाख रेगुलर को चार्ज होगा या 5 लाख में से 4 लाख रेगुलर को चार्ज होगा और 1 लाख ईओबी को चार्ज होगा। आई होप आपको समझा है। तो अब ईओबी लाना है या नहीं लाना है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने फिक्स कॉस्ट जो उसे अपोर्शन होने वाला है वो कंसिडर नहीं करना चाहिए। जेपा अब एक बात सुनो, मेरा सॉफ्टवेयर वाला क्या बोल रहा है कि सर अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाओगे ना तो आपको सर ये 5 लाख के अलावा एक और लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सर। मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला कि सर सर्वर का स्पेस सफिशिएंट नहीं है, आपके लेक्चर्स जो रेगुलर वाले हैं उसका ऑलरेडी स्टोरेज फुल हो चुका है सर। अगर आप ईओबी के लेक्चर्स और ला लेते हो सर तो सर्वर स्पेस बाय करना पड़ेगा अपने को, जिसके लिए आपको सर 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। जो रेगुलर के वक्त 5 लाख था अब वो बन जाएगा 6 लाख। समझा? अकाउंटेंट के अगर माइंड से सोचोगे तो 6 lakhs विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर एंड ईओबी, बट फाइनेंशियल मैनेजर के एंगल से सोचोगे तो 5 लाख तो वैसे भी इनकर्ड है, वो तो वैसे भी संक कॉस्ट हो गया मेरे लिए, मतलब वो वैसे भी इनकर हो गया, वो पास्ट है अभी। अब जो मेरा ईओबी की वजह से लगने वाला कॉस्ट है 1 लाख, बस वही कंसिडर होगा। समझा कि नहीं? अब ये फैक्ट्री वाला क्या बोल रहा है, इसका फिक्स कॉस्ट जो ऊपर दिया हुआ है ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला, ये अपोर्शन फिक्स कॉस्ट है बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, अपोर्शन फिक्स कॉस्ट है ये। इसमें सिर्फ एक पार्ट है जो इसकी वजह से लग रहा है, वो है फैक्ट्री का इंश्योरेंस। किसका इंश्योरेंस है वो? फैक्ट्री का नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस बोला, इंश्योरेंस चार्जेस बोला उन्होंने। तो वो इंश्योरेंस चार्जेस जो 90 लाख रुपए है ना, वो बिकॉज ऑफ दिस वेंचर है बोल रहे वो लोग, क्लियरली बोला देखो उन्होंने, ऑन दिस वेंचर, पेएबल ऑन दिस वेंचर बोला। कितना अमाउंट? 90 लाख। तो कहने से ये कुछ भी मतलब क्या लो इसमें से, फिर 90 90 90 90 ले लो। समझ में आया क्या ऑल ऑफ यू? एकदम अच्छे से समझा है? तो कैन वी से कि हमारा जब जब फिक्स कॉस्ट अपोर्शन होता है तब हम कंसिडर नहीं करते, ओनली ड्यू टू दिस वेंचर जो फिक्स कॉस्ट आता है वही कंसिडर होता है। अपोर्शन होके होना, अपोर्शन करके कितना कॉस्ट आएगा वो अकाउंटेंट का काम है, उसको क्या निकालना पड़ता है, कॉस्ट सेंटर और क्या 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 रहता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है उसको। बट फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है नहीं करना है वो डिसाइड करना होता है। तो वो सिर्फ देखता है कि इस प्रोजेक्ट को लगने वाला आउटफ्लो कितना है और इस प्रोजेक्ट से लगने वाला इनफ्लो कितना आएगा। बाकी अकाउंटेंट क्या कर रहा है, गया तेल लेने, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का लॉजिक है। मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से कितना आउटफ्लो लग रहा है और मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से कितना इनफ्लो आ रहा है, यही मेरे लिए रेलेवेंट रहता है। क्या आपको ये लॉजिक समझेगा? समझ गया? क्या आपको ये याद रहेगा? क्या क्या याद रखना है आपको? फिक्स्ड अपोर्शन्ड कॉस्ट जो होते हैं वो लेना नहीं है, बट जो इस प्रोजेक्ट की वजह से एक्सक्लूसिवली लगते हैं वो पूरे लेने हैं, वो पूरे लेने हैं, भले उसका अपोर्शन वैल्यू जो भी हो उसको पूरा लेना है। समझा? नाउ दे आर सेइंग कंपनीज टैक्स रेट इज 30%, कैन वी इग्नोर डेप्रिसिएशन? यस और नो? नो, टैक्स रेट दिया है तो कपल एंट्री करना पड़ेगा। Now year 1, 2, 3, 4, advise the management on the desirability of installing the machine for processing the waste. All calculation should be part of your answer. बोलिए क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? आपका सेल लेंगे मटेरियल का, इनफ्लो था ना वो, मटेरियल कंज्यूम लेंगे क्या था वो, आउटफ्लो था, वेजेस लेंगे आउटफ्लो था, अदर एक्सपेंस में क्या आएगा, आउटफ्लो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या लिया, अच्छा वेजेस में भी ध्यान दो, वेजेस ऊपर कितने दिए थे, 225, 225, 255 एंड 300, बट ईयर 1 और 2 में क्या हुआ था, आइडल कॉस्ट जो आपने सेव कर लिया था वो कितना था, 45 इन ईयर 1 था एंड 30 इन ईयर 2 था, तो आपने उन दोनों ईयर के लिए क्या किया, इस कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो देखो आपका 225 माइनस 45, 180 लिया गया, देख लो एक बार। और सेकेंड ईयर में 225 माइनस 30, 195। ऑल ऑफ यू सर माइनस क्यों कर रहे हैं, मगर
उनका आइडल टाइम सेव हुआ है। मतलब उनको तुम पहले से उन पे खर्च करते थे पैसा, अब तुमने उनको काम पे लगाया। समझा कि नहीं? पहले से उन पे खर्चा होता था, अब तुमने उनको क्या किया, काम पे लगाया, उनका आइडल टाइम सेव किया। जैसे ही आइडल टाइम सेव किया तो ऑब्वियसली आपका इनफ्लो हो गया। ऑलरेडी वो वेजेस में पूरे वेजेस इंक्लूड थे, तो आपने वो 2 ईयर के वेजेस को एडजस्ट कर लिया बस। और बाकी तो जो 255 और 300 दिया था वही लिया, देखा क्या? और यहां पर तो कुछ फिक्स कॉस्ट लिया ही नहीं, डायरेक्ट 90 90 90 90 लिया बस। क्यों? क्योंकि इस वेंचर के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट उतना ही इनकर हो रहा था बस। अब लॉस ऑफ रेंट लिया आपने 30 30 का, क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपका। ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? रेंट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया इसलिए रेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? आउटफ्लो। जेबा की नहीं? उधर लिख दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिखा है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल है। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे लिया आपने? जितना भी रिड्यूसिंग बैलेंस है उस पर 14% लिया। समझा कि नहीं? आपका लोन कितने का है? 600 पे 14% लो, 84 लाख पहले साल का है। अब उसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में वापस करने वाले थे, तो अगले साल कितना रहेगा? 450, उस पर 14% लो, 63। उसके बाद और 150 का रीपेमेंट किया तो कितना बचा? 300। 300 पे 14%, 42। और लास्ट पे 150 पे 40%, 14%, 29 21। आ गया क्या? एंड गाइस, इसका तो आपने देख लिया, बट व्हाट अबाउट दैट प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी ईयर ऑफ 150? वो यहां पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम है। अरे कुछ याद आया क्या? और खाना खाते खाते थक गई कि पीछे नीचे चल जाएगी, घुस जाएगी बेंच के नीचे। ध्यान दो। तो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट जो किया लोन का, वो पीएनएल डेबिट आइटम नहीं है गाइस। सर वो आउटफ्लो तो है ना, अग्रीड, डायरेक्टली कंसिडर्ड इन एनपीवी स्टेटमेंट है वो। समझा कि नहीं? आउटफ्लो है, हम इनकार नहीं कर रहे, हम लेंगे, मगर इधर नहीं लेंगे। इधर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इधर से प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाएगा लिया तो क्या करेंगे फिर? डायरेक्ट एनपीवी स्टेटमेंट में 1-4 का आउटफ्लो दिखाओ, एन्युटी बता दो। देखो उन्होंने वही लिया रहेगा। ये लोग तो बहुत ही गधे यार, वही लिया, बट वो क्या करते हैं, हर वक्त देखो ना 150 150 लिया और 1-4 कर देते। इससे अच्छा फॉर्मेट ही पूरा चेंज कर देती है लोग। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल लिया इन्होंने, और आपका टोटल कॉस्ट अगर रेवेन्यू में से माइनस किया तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट पर लिया टैक्स, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट ये सीएफएटी नहीं है, एड बैक क्या करना है? डेप्रिसिएशन। तो इधर ही कर देते भाई, कितना कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने। बट इधर नहीं करना चाहिए था, इधर नहीं करना चाहिए था, इधर सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले आया इन्होंने। ध्यान दो इधर, अभी यहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक एनी डाउट? बोलो जल्दी। ठीक है, इसमें अब एक ही चीज बची आपके मुताबिक, वो है डेप्रिसिएशन। बट इसमें बहुत सी चीजें बची है। 0 ईयर का आउटफ्लो है बराबर। कौन सा आउटफ्लो है सर? एक तो मशीनरी परचेस करना है और ऊपर से कंपनसेशन भी देना है 90 लाख का, दोनों आउटफ्लो है। तो मट्टी आपका कंपनसेशन 90 लाख का लिया, मशीनरी परचेस कहां पे लिया? है नहीं क्या? मशीनरी का कॉस्ट नहीं है? 600 लाख से क्यों नहीं लिया बोलो? अरे वो तुम्हारी जेब से नहीं गया, वो लोन से गया है, ऑल ऑफ यू। तो वो लेना नहीं चाहिए क्या सर? अगर लोन से गया वो पूरा पैसा, तो तुम्हारी जेब से कितना गया? कुछ नहीं, तो तुम क्यों ले रहे हो? तो सर फिर कैसे होगा सर? अरे लोन से लेने के बाद अगर सपोज तुम 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करो इनिशियल कैश फ्लो, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन कितना? 600 लाख, माइनस करेंगे बोरोइंग्स 600, इनिशियल आउटफ्लो 0। समझा? कॉस्ट ऑफ मशीन कितना लिया? 600, बोरोइंग्स कितना लिया? 600। अगर ऐसा होता कि 80% बोरो किया, 20% अपनी जेब से गया,
तो 80% बोरिंग इनफ्लो दिखाकर 20% का अपनी जेब से आउटफ्लो दिखाते थे, और इधर एनपीवी स्टेटमेंट में सिर्फ 20% का आउटफ्लो आता था। आप समझा क्या? ऑल ऑफ यू नहीं समझा? समझा कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, लोन जब जब लेते हो तो आपके जेब का आउटफ्लो कितना है? 0। क्यों सर? क्योंकि मशीन हमने खरीदा मगर बैंक ने पैसा दिया है, तो हम बैंक को वापस करेंगे ना सर? बिल्कुल करेंगे, वो लिया है ना ऑलरेडी। ये देखो, बैंक को जो रीपेमेंट किया उधर ये लोन का रीपेमेंट है। 150 एवरी ईयर का आउटफ्लो दिखाया अपन ने। समझ में आया अभी? एंड इसके बाद आपका मटेरियल का जो स्टॉक था वो 0 ईयर का आउटफ्लो 60 है, और उसके बाद 105 का आउटफ्लो एक ही बार रहेगा क्योंकि 165 में मेंटेन रहेगा वो, और टर्मिनल ईयर में पूरा 165 मिल जाएगा। ये देखो 165 का इनफ्लो है। समझे? आपका कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट एवरी ईयर कितना था? नहीं नहीं, एवरी ईयर पेमेंट 150 लाख था, पूरा का पूरा 150 लाख आप पे नहीं करने वाले हो। मतलब क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। सेविंग हो जाएगा मतलब कैश इनफ्लो है। तो यहां पर देखो, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सेव्ड एवरी ईयर कितना लिया? 150 लाख। मगर मैं ऐसा नहीं लेते हुए क्या करता था मालूम है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं लेते हुए क्या करना चाहिए मालूम है? इधर ही ले लेना चाहिए उसको, इधर ही लेना चाहिए उसको। मैं आपको एक अच्छे फॉर्मेट में बताऊं इसका आंसर। देखो देखो, मुझे वो उनका बुक दिखाओ। उनका सॉल्यूशन, मतलब बुक अपना है, सॉल्यूशन उनका है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दो इधर। अभी एक अच्छा फॉर्मेट बनाएंगे जिसपे ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अच्छे से बताएंगे। ईयर 0 1 2 3 4, 4 साल। सेल्स 966 एवरी ईयर ना? नहीं, 1254, सॉरी 0 ईयर में कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा। और लास्ट ईयर में कितना आएगा? 1254। ये 1-4 लिख सकते थे बेटा, मगर प्रॉब्लम क्या है, नीचे के एवरी ईयर के फिगर्स अलग है ना। और अपन वैसे भी ईयर फर्स्ट कॉलम नहीं बना रहे, अपना ईयर जो है वो जो ऑलरेडी अपना फर्स्ट कॉलम रहता है वो रोज बन गया है ना। अपन ये पूरा का पूरा उल्टा फॉर्मेट सॉल्व कर रहे हैं। रीजन क्या है? 4 ही साल का प्रोजेक्ट है और आइटम्स बहुत सारे जो कंसिडर करने हैं, इनफ्लो आइटम, आउटफ्लो आइटम्स। जब जब ऐसे इनफ्लो एंड आउटफ्लो आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम फर्स्ट कॉलम जो ईयर का बनाते थे 1 2 3 4 वाला, उसको अपन ने कॉलम बना दिया। ठीक है, अब सेल्स में से अपन माइनस करेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलिए, फर्स्ट ईयर के सामने 90 120 255 255 माइनस करो वेजेस, बट एडजस्टेड वेजेस। हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए 180, पता है ना 180 कैसे आया? 45 लेस करके आया। और नेक्स्ट ईयर में 195 कितना लेस कर आया? 30। और फिर थर्ड और फोर्थ सेम है, 255 300। एवरीवन विद मी? एंड फिर माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में प्रिंटेड है ना, 120 135 162 एंड 210। क्या ठीक है? फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स 90 90 एवरी ईयर। ऑल ऑफ यू, और बताओ आपका इंटरेस्ट आएगा
इंटरेस्ट एट व्हाट रेट? 14% ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो रिड्यूसिंग बैलेंस पर है। तो कितना आएगा फर्स्ट ईयर में? 84 कैसे आया? 600 पर 14%। नेक्स्ट ईयर 450 पर 14% कम्स टू 63। उसके बाद 42, बाद में 21। एवरीवन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना है? अलग अलग है। 150 के बाद 114, 84, 63 माइनस करो लॉस ऑफ रेंट। अच्छा मुझे बोलो लॉस ऑफ रेंट नेट ऑफ टैक्स, ऐसा कुछ नहीं बोला ना? ठीक है, लॉस ऑफ रेंट एवरी ईयर कितना है? 30 है ना? एंड ऐड करेंगे कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सेव्ड। ऐड क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं ले रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सेव्ड ले रहा हूं। मतलब क्या? जो एवरी ईयर 150 उसको देना पड़ता था, कचरा उठा ले जाओ, वो अब देने की जरूरत नहीं है। तो एवरी ईयर 150, इसलिए तो ऐड कर रहे ना अपन, ऐड कर रहे 150। ऐड क्यों कर रहे? क्योंकि वो सेविंग है, इनफ्लो है वो। ओ इधर ही क्यों कर रहे सर, टैक्सेशन के बाद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहले जब तू कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट देता था तो वो टैक्स डिडक्टिबल था, वो तेरे बिजनेस का एक्सपेंस था, उस पर तेरा टैक्स सेव होता था। समझे कुछ? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बिफोर टैक्स ही कंसिडर करना पड़ेगा। 0 ईयर में क्यों आएगा? अभी अभी जो दे रहे 90 लाख का कंपनसेशन, वो बोल रहा है वो सेव नहीं है, वो पेमेंट है। 150 क्यों आएगा मगर 0 ईयर में? अभी थोड़ा ना कुछ से हुआ, अभी तो वैसे भी अपन कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं देने वाले थे, साल भर कचरा उठाने के बाद 150 देने वाले थे लैक्स। अभी कुछ भी नहीं है ना। देन इसके बाद और कुछ बचा क्या? आप ले लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 372। एवरीवन प्लीज कैलकुलेट एंड सेव माय टाइम। कोई लोग फोर्थ ईयर का निकालो। 369 फॉर सेकेंड ईयर, 486 फॉर थर्ड ईयर, 435। एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक। अब इस पर टैक्स ले लो, कितना परसेंट? 30%। 111.6, 260.4। अच्छा नीचे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं चाहिए मुझे। वन 0.7, 145.8, 130.5। एवरीवन ये आ गया टैक्स। आया क्या? बोलो ये टैक्स आपका कैश आउटफ्लो है ना? ठीक है। अब ऑपरेटिंग सीएफएटी, ऑपरेटिंग सीएफएटी अगर निकालना होगा, चलो तुमको इसमें ऑलरेडी बहुत सारे आइटम में कंफ्यूज होगा, डायरेक्ट मैं मेथड 2 पे नहीं ले जा रहा हूं, मेथड 1 से सॉल्व करते, थोड़ा इजी जाएगा। पैट निकालो, चलो कोई बात। 260.4, 258.3, 340.2, 304.5। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑल ऑफ यू क्लियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक? ठीक है। अब मुझे बोलो ऑपरेशन सब खत्म। अच्छा अब क्या बाकी है? दो चीजें बाकी है। डेप्रिसिएशन तो है ही, उसके अलावा दो चीजें बाकी है। एक वो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट जो 0 ईयर में जा रहा है,
और दूसरा वो लोन का रीपेमेंट 150 वाला, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन एडबैक हो जाएगा, उसके अलावा 0th ईयर का आउटफ्लो जाएगा और टर्मिनल ईयर का इनफ्लो आएगा, अगर कोई है तो। है ऑब्वियसली है। 5 चीजें अभी कंसिडर करना बाकी है। पहला क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट है 90 का वो देना है, एवरी ईयर का 150 का रीपेमेंट करना है, फिर बोलो डेप्रिसिएशन एडबैक करना है, और 0 ईयर का आउटफ्लो दिखाना है, टर्मिनल ईयर का इनफ्लो दिखाना है। कैन वी डू दैट एंड डायरेक्टली एनपीवी आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर का पेनल्टी बोल दो उसको, आपको समझने के लिए। पेनल्टी कितना, स्टॉक लेवल ले लिया कह रहे अपन ने, स्टॉक लेवल भी बाकी है, बराबर, स्टॉक लेवल भी बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर का पेनल्टी कितना है, 90 का आउटफ्लो हो जाएगा, ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल बोलने से अच्छा स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक पहले 60 लाख और फिर 105, दोनों आउटफ्लो है, दोनों भी आउटफ्लो है। उसके बाद डेप्रिसिएशन एडबैक करना है ना, डेप्रिसिएशन 4th ईयर में स्टॉक 165 का रिकवरी है, 4th ईयर में स्टॉक 165 का रिकवरी है, ठीक है, इनफ्लो है वो, एडबैक डेप्रिसिएशन कर लो। डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 का है, डन क्या, एडबैक डेप्रिसिएशन किया आपने, कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी लिया आपने, स्टॉक लिया, और 0 ईयर का आउटफ्लो क्या है, और कुछ नहीं है। मशीनरी वगैरह पेमेंट हमने नहीं किया है, लोन से लिया है वो तो। ध्यान है कि इधर क्या शांतता से एकदम गौर तरीके से मेरा आध्यात्मिक ध्यान में जाए बस। दमला का भाऊ इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं पूरा, तुमको ओरली समझ नहीं, समझेगा नहीं, इसलिए सॉल्व कर रहा हूं भाई। एसी लगोगे, ठंड एकदम मस्त 20 18 20 पर, नहीं सोने का तो आराम से सो फिर एकदम ऐसा। बोलिए, नॉन कैश कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, क्या नॉन कैश, लोन का रीपेमेंट ले लो अभी, लोन का रीपेमेंट 150 का आउटफ्लो एवरी ईयर, ऑल ऑफ यू, एंड लास्टली सैल्वेज वैल्यू बोलिए सर 105 कैसे आया, ये देखो पहले सोते बाद में पूछते, अभी क्या बोलने का 105 कैसे आया, 0 ईयर का 60 आउटफ्लो था, 165 पे ले जाना है उसको, 105 से इंक्रीज करना पड़ेगा ना, स्टॉक लेवल 105 का लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ओके। सर स्टॉक लेवल मेंटेन करना, उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा रहेगा तो पूरे एक्सपेंस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले ले, कुछ भी पूछते यार, ऐसे क्वेश्चन भी दिमाग में कैसे आ सकते तुम्हारे। तो ये जो तूने भरा है भाई, वेजेस मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सब का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले ले। अरे भाई जो इनकम तुझे मिलता था, जो नहीं मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। चलो ये सब हो गया, सैल्वेज वैल्यू रिकवरी करना है अभी लास्ट, बोलिए सैल्वेज वैल्यू, सिर्फ 4th ईयर में कितना 15, किस चीज का वो सैल्वेज वैल्यू है, 60 का मशीन था और 45 का वो था, तो 15 ले रहा हूं मैं, यहां पर लिख भी रहा हूं मैं 60 माइनस 45, और इसके अलावा ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूं जानबूझ के, और इसके अलावा आपका स्टॉक का रिकवरी तो दिखा दिया ऑलरेडी, रहने दे,
स्टॉक का रिकवरी ले लिया अपन ने, सब डन है अभी। अब ले लो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और जो भी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा ना उसको डायरेक्टली डिस्काउंटिंग करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% ना, 10 या 14% से, और फिर आ जाएगा आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। एक्चुअली वो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो नहीं है, डायरेक्ट एनपीवी है, डायरेक्ट एनपीवी है। क्यों? आप 0 ईयर भी ले रहे हो ना, तो वो एनपीवी रहेगा। अपन फाइनल अमाउंट जो भी आएंगे उसको नेट आउट करके लिखेंगे। बोलो, सिर्फ पहले प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, बाद में एनपीवी कर देंगे उसको। बोलो, सीएफएटी आपका 90 और 60 कितना होता है? 150 0 ईयर में। और अभी ये पैट जो है ना, पैट इधर से शुरू कर रहे हो आप, 260.4 माइनस 105 प्लस 150 माइनस 150, 155.4 222.3 274.2 कितना? 397.5। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहां पर 1 आएगा, क्वेश्चन में दिया है वही लेना पड़ेगा। 0.877, 0.769, 0.6474 एंड 0.592। आपका प्रेजेंट वैल्यू 150, बोलो 136.28, 170.95, 184.81, 235.32 and NPV comes to, in सबका एडिशन, 577.36। क्या किया इस केस में? इन चारों को ऐड किया और उसमें से माइनस किया आउटफ्लो, तो आपका एनपीवी आता है ये वाला। उनका भी एनपीवी देख लो 577.36 है। उनके भी लास्ट के नंबर्स देख लो, उनके भी लास्ट के नंबर यही है, बट अपना तरीका बहुत इजी है। बट इतने क्वेश्चन में ना कौन से आइटम्स लेने और कौन से छोड़ने हैं, एक आधा आइटम छूट गया तो ऑब्वियसली पूरा आंसर गलत जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 पेज लगते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने ऑब्वियसली सबसे लास्ट में लेने चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बोलो कि छोड़ देने चाहिए, बट लास्ट में वापस एंड पे आने के बाद जितना सॉल्व हो गया उतना करना चाहिए। देयर आर मच पॉसिबिलिटी कि इधर आपका पेपर जो है अगर स्टार्ट में लोगे तो हार्डली 50% अटेम्प्ट होगा, अगर एंड में लोगे ना तो इसका कम से कम 50% मार्क मिलेगा आपको। इतना ह्यूज डिफरेंस होता है आपके स्कोर में। सही बात है। अगर कुछ स्टेप्स में मिस्टेक हुआ तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, डोंट वरी। हाँ हाँ, 1 मिनट। आपका 10th ही क्वेश्चन है सिर्फ अभी तक तो यार। अभी तो आपके कितने क्वेश्चंस बाकी है? 7-8 क्वेश्चन बाकी है। कोई बात नहीं, चलिए एक ब्रेक लेते हैं अभी, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन से पूरे, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी एक डिविडेंड पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देख लो सरप्राइज मिल जाएगा आपको।